टीजीटी इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल पे सभी का स्वागत है। आज की जो वीडियो अपलोड की जा रही है ये है ग्रामर टेस्ट को लेकर के। आप लोगों की बहुत डिमांड थी कि ग्रामर के टेस्ट के अकॉर्डिंग जैसे एग्जाम में होते हैं हूबहू एकदम आपको ये गेस्ट पेपर जो है अपलोड किया जा रहा है टीजीटी इंग्लिश तक। इस वीडियो को देखिएगा और आपको एग्जाम में ऐसे ही पेपर मिलेंगे और इसी सीक्वेंस में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। हिंदी में एक एक चीज़ों को बताया जाएगा। पैसेज भी इसमें आपको देखने को एग्जाम्पल वर्ड जो देखेंगे, सिनोनिम, एंटोनिम्स, इडियम्स और फ्रेजेस, यानी कि जो सिलेबस में है वो पूरा कवर करके ये वीडियो जो है ग्रामर की आपको कंप्लीट जो है मिलेगी इस पेपर। तो इसको आप जरूर देखिएगा और इसको सॉल्व भी करिएगा। बाकी आंसर जो है टिक कर दिया गया ताकि आसानी रहे, आपको स्क्रॉल करके आप उसको देख सकते हैं 1 से 2 बार, ताकि जो भी चीज़ें कन्फ्यूजन होगी वो कम समय में आप कंप्लीट कर लेंगे। चैनल पर अगर पहले विजिट किए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड को भी शेयर करें ताकि वो भी इस प्रकार की वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रामर के जब टेस्ट में जो है सबसे पहले पैसेज की जो बात आती है, पैसेज भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो पैसेज ये थोड़ा सा बड़ा पैसेज है, लेकिन फटाफट एक बार जो है नजर डाल लेते हैं। अनसीन पैसेज मतलब होता है कि जो चीज़ें जो है सीन ना हो, तो उसके बारे में भी हम देखिए। यहाँ पे कह रहा है कि द ओल्ड बनियान ट्री इन आवर कोर्ट यार्ड वॉज मोर देन जस्ट अ ट्री, यानी कि हमारे आंगन में पुराना बरगद का पेड़ जो है सिर्फ एक वाज अ लिविंग एंटाइटी, एक पेड़ नहीं था, अ साइलेंट ऑब्जर्वर ऑफ लाइफ, यह एक जीवित इकाई हमारे जीवन का जो था क्या था, ऑब्जर्वर था, यानी कि पर्यवेक्षक था। इट्स थिक, और यहाँ पे जो है इसकी जो मोटाई थी, जनरल ब्रांचेज, और जो है इसकी नुकीली जो शाखाएं थी, लाइक द आर्म्स ऑफ एन एंशिएंट गिगान, यानी कि यहाँ पे कुल मिला के जो है एक जो है बरगद के पेड़ के बारे में बताया जा रहा है। क्योंकि पैसेज काफ़ी लंबा है इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दें। तो इस प्रकार से एक पैसेज दिया जाता है, उसके बाद उस पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन जो पैसेज के बेस पे, पैसेज आप देख लीजिएगा, यहाँ पे जो है पूछा गया, व्हाट डज द ऑथर प्राइमरीली डिस्क्राइब इन द पैसेज, द सिग्निफिकेंस ऑफ एन ओल्ड बनियान ट्री टू द ऑथर्स फैमिली। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा, यानी कि लेखक के परिवार के लिए जो है ना एक पुराने बरगद के पेड़ का महत्व है। एक बार हम स्क्रॉल कर देना, पूरा पैसेज देख लीजिएगा। ये है पूरा पैसेज। यहाँ से आप रीड करने के बाद जो है आपको क्वेश्चन टैकल करना होगा। तो जो भी आपको पहले क्वेश्चन पढ़िएगा, उसके बाद पैसेज पढ़िएगा, उसके बाद वहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिएगा जहाँ पे क्वेश्चन आपके आंसर मिल रहे होंगे। और ये पूरा पैसेज जो है थोड़ा सा लंबा है, इसीलिए वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आप इसको स्क्रॉल कर देना, एक बार आप इसको देख के जो है पूरा रीड कर लीजिएगा और उसी बेस पे जो यहाँ पे क्वेश्चन जो दिए गए हैं उसको सॉल्व करा दे रहे हैं। तो व्हाट डज द ऑथर प्राइमरीली डिस्क्राइब इन द पैसेज, क्वेश्चन में पूछा गया था लेखक जो है इस गद्यांश में मुख्य रूप से क्या वर्णन करता है। तो लेखक के परिवार के लिए जो है यहाँ पे बात करता है कि पुराने बरगद के पेड़ की इंपॉर्टेंस क्या है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि द ब्रांचेज ऑफ द बनियान ट्री आर कंपेयर्ड टू, यानी कि यहाँ पे बरगद के पेड़ की शाखाओं की तुलना जो है किससे की गई है। तो द आर्म्स ऑफ एन एंशिएंट गिगान, यानी कि प्राचीन विशालकाय जो भुजाएं हैं उससे किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि व्हाट डिड द ऑथर्स ग्रैंडफादर बिलीव अबाउट द बनियान ट्री, यानी कि तीसरे में पूछ रहा है कि लेखक के जो दादा थे, ग्रैंडफादर जो थे, वो बरगद के पेड़ के बारे में क्या मानते थे। तो उनका मानना था कि इट विस्पर्ड स्टोरीज ऑफ द पास्ट, यह अतीत की कहानियां जो है सुनाता था। नेक्स्ट है कि ड्यूरिंग द फायर्स स्टॉर्म द फैमिली फेल्ट, यानी कि भयंकर तूफान के दौरान जो परिवार ने महसूस किया था उसके बारे में जो है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो है फियरफुल दैट द ट्री माइट फॉल, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डर कि पेड़ गिर सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पैसेज बेस पे। 5 में है कि आफ्टर द स्टॉर्म द बनियान ट्री सिंबलाइज्ड, इसमें जो तूफान के बाद बरगद का पेड़ जो प्रतीक जो था वो क्या था कि रेजिलियंस एंड एंड्योरेंस, यानी कि यहाँ पे जो था लचीलापन और सहनशीलता। जैसे हवाएं चलती हैं तो पेड़ जो है जो फ्लेक्सिबल होते हैं वो गिरते नहीं हैं, और जो रिजिड होते हैं वो अक्सर जो है गिर जाते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे बताया गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो है यहाँ पे कह रहा है द फ्रेज, यहाँ पे एक दिया गया फ्रेज को आप ध्यान से पढ़िएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में कि कांस्टेंट इन आवर एवर चेंजिंग वर्ल्ड, हमारी हमेशा बदलती हुई दुनिया जो है ना एक स्थिर, अ कांस्टेंट इन आवर एवर चेंजिंग वर्ल्ड, हमारी हमेशा बदलती दुनिया में एक स्थिर, सजेस्ट दैट द बनियान ट्री प्रोवाइडेड, यहाँ पे कह रहा है कि वाक्यांश जो दिया गया था ऊपर, उसके वाक्यांश के अंतर्गत 6वां क्वेश्चन भी है कि बरगद का पेड़ प्रदान क्या करता है। तो वहाँ पे अ सेंस ऑफ परमानेंस एंड स्टेबिलिटी, यानी कि एक स्थायित्व और स्थिरता की भावना जो है वो मिलती है। पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत हम देखते हैं यहाँ पे सी सिंग्स ब्यूटीफुल, यहाँ पे दिया गया है पार्ट ऑफ स्पीच में कि वह जो है बहुत सुंदर क्या करती है, गाती है। तो अब यहाँ पे क्या प्रयोग किया गया, तो एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जो है ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो यहाँ पे क्या होगा पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत, नाउन। द वॉक टू स्कूल एवरी डे,
तो यहाँ पे क्या होगा कि वे हर दिन स्कूल पैदल जाते हैं। तो कैसे जाते हैं? पैदल जाते हैं। तो यहाँ पे वर्ब की बात है। ही इज ए टैलेंटेड म्यूजिशियन। नेक्स्ट कह रहा है कि वह एक प्रतिभाशाली संगीतकार है। तो प्रतिभाशाली है, टैलेंटेड है, इसलिए यहाँ पे एडजेक्टिव की बात की गई है। द कैट जम्प्ड ओवर द फेंस। यहाँ पे अगला कह रहा है बिल्ली जो है बाढ़ के ऊपर से कूद गई। तो यहाँ पे ऊपर से कूद गई, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया। अगला है चूज द करेक्ट टेंस फ्रॉम फॉर ईच सेंटेंस। अब यहाँ पे जो है करेक्ट जो है टेंस यूज करना है, कौन सा यूज होगा? तो यहाँ पे कह रहा कि क्वेश्चन की मैं आई गो टू द मार्केट स्टडी, मैं कल बाजार जो है, तो बाजार जो है ये पे क्या भरा जाएगा? फिल होगा वेंट। तो यहाँ पे हो जाएगा मैं कल बाजार गया था। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, जो कल जो होता है ना कि भूतकाल क्रिया को इंगित करता है, तो इसलिए जो है सरल भूतकाल जो सिंपल पास्ट होता है वहाँ पे गया होगा, तो इसलिए वेंट का गो वेंट गान पढ़े होंगे, तो इसलिए यहाँ पे वेंट का प्रयोग किया गया है। अगला है कि सी वर्क हियर सिंस 2010, 2010 से यहाँ काम कर रही है वह। तो अब यहाँ पे हो जाएगा सी हैज़ बीन वर्किंग। यहाँ पे ये हो जाएगा सी हैज़ बीन वर्किंग, यानी कि काम कर रहा है कब से? 2010 से। तो इसमें जो भूतकाल में जो क्रियाएं शुरू होती है ना, अगर वो अभी भी जारी है, जिसके लिए हम क्या करते हैं? वर्तमान पूर्ण निरंतर काल, यानी कि यहाँ पे हैव बीन वर्किंग का प्रयोग करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है कि दे प्ले फुटबॉल नाउ। अगला करा वे अभी फुटबॉल खेलते हैं, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आर प्लेइंग होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे अभी जो है ना वो वर्तमान समय में होने वाली क्रिया को जो डिनोट कर रहा है, इंगित कर रहा है। तो यहाँ पे क्या कि वर्तमान में जब निरंतर काल की आवश्यकता होती है तो यहाँ पे आर प्लेइंग हो जाएगा। अगला है कि ही फिनिश हिज होमवर्क बिफोर द गेस्ट अराइव। उसने मेहमानों को आने से पहले जो अपना होमवर्क क्या कर लिया? खत्म कर लिया। तो यहाँ पे क्या होगा? हैड फिनिश्ड हुआ। क्यों होगा? क्योंकि मेहमान के आने से पहले ये वाक्यांश में बताया जा रहा है, तो इसका मतलब होमवर्क जो है खत्म करना है। किससे? उस घटना से पहले। इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे? भूतकाल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हैड फिनिश्ड। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे बाय नेक्स्ट ईयर आई, अगले साल तक मैं कंप्लीट माई डिग्री, अपनी डिग्री पूरी कर लूंगा। तो अब ये कह रहा है कि बाय नेक्स्ट ईयर, यानी कि पूरा कर चुका होगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन तो सी है, विल हैव कंप्लीटेड। क्यों हुआ? क्योंकि अगले साल तक जो है ये मतलब फ्यूचर की कार्रवाई को ये इंडिकेट कर रहा है, और एक विशिष्ट समय तक ये पूरा हो जाएगा, ऐसा भी बात यहाँ पे दिख रहा है। इसके लिए हम यहाँ पे भविष्य काल जो पूर्ण काल की अवस्था होती है उसका प्रयोग करेंगे, यानी कि विल हैव कंप्लीटेड का प्रयोग यहाँ पे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि इफ इट रेन्स वी, अगर बारिश होती है तो स्टे एट होम, तो हम घर पर रहते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर बारिश होती है तो राइट ऑप्शन तो सी होगा, विल स्टे। तो यहाँ पे एक कंडीशन होल्ड हो रही है कि यदि यहाँ होल्ड हो रहा है ना कि यदि बारिश होगी तो मैं घर पे रहूंगा। तो जब कंडीशन होल्ड होती है तो वहां पे हम क्या करते हैं कि प्रेजेंट का जो सिंपल फॉर्म होता है और उसको चेंज करते हैं किसमें? जो है सिंपल जो है फ्यूचर में। तो यहाँ पे विल स्टे हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। यहाँ पे प्रीपोजिशन को फिल करना है, ब्लैंक जो दिया गया है। सी इज गुड प्लेइंग द पियानो, वो पियानो बजाने में क्या है? अच्छी है। तो यहाँ पे जो प्रयोग किया जाएगा, किसका प्रयोग किया जाएगा? एट का प्रयोग किया जाएगा। सी इज गुड एट प्लेइंग द पियानो। यहाँ पे क्या करके जो एट का प्रयोग होगा वो पर के सेंस में होगा। कौशल अगर किसी चीज का दिखाना हो और कोई अगर एक्टिविटी हो तो वहां पे हम एट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि ही अराइव्ड। अगला कह रहा है कि वो स्टेशन पर, द स्टेशन लेट, देर से पहुंचा वो स्टेशन पर। तो स्टेशन पर जब देर से पहुंचा, यहाँ पे जो है स्टेशन पे या किसी विशिष्ट प्लेस पे जब जाना होता है तो उसके लिए जो है हम प्रयोग करते हैं किसका? एट का। एट यहाँ पे सेंस क्या हो जाएगा? पर का। नेक्स्ट कह रहा है कि दे आर गोइंग अ वेकेशन नेक्स्ट वीक, वे अगले सप्ताह कहाँ जाएंगे? छुट्टी पर जा रहे हैं। तो अगले सप्ताह छुट्टी पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि अगले सप्ताह छुट्टी पे जा रहे थे, जब कोई अवसर हो या कोई विशिष्ट यात्रा हो तो उसके साथ अक्सर हम क्या प्रयोग करते हैं? आन का प्रयोग करते हैं, यानी कि पर का। तो यहाँ पे दे आर गोइंग ऑन अ वेकेशन नेक्स्ट वीक हो जाएगा। राइट। नेक्स्ट करा 21 की द बुक इज, यानी कि पुस्तक कहाँ पे है? द टेबल, मेज पर है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन से जो हो जाएगा पर आन का प्रयोग यहाँ पे होगा, तो राइट हो जाएगा, क्योंकि पुस्तक जो है सतह पर रखी गई है ना, मेज के उस पर रखी गई, इसलिए आन का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है कि ही लिव्स स्मॉल विलेज। तो ही लिव्स जो स्मॉल विलेज कह रहा है कि वह एक छोटे से गांव में रहता है, तो यहाँ पे इन का प्रयोग होगा। ही लिव्स इन स्मॉल विलेज। यहाँ पे जब गांव शहर आदि जैसे जो है कोई प्लेस ऐसा है जो कि किसी निश्चित एरिया होती है, तो उसके लिए जब हम वहाँ पे विजिट करते हैं, वहाँ पे रहते हैं, तो उसके लिए हम इन का प्रयोग करते हैं। मे का सेंस जो है यहाँ पे आप समझ गए, जब किसी चीज़ का जो है एक पर्टिकुलर प्लेस हो, किसी सिटी का नाम, उस सिटी की एक एरिया होती है, एक विलेज होता है कि विलेज की एक एरिया होती है, तो यहाँ पे इनका प्रयोग हो गया।
अगला है कि चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली कंप्लीट्स ईच सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में यहाँ पे जो है आपको ये देखना कि विषय क्रिया जो है क्या होती है एग्रीमेंट। नाइदर द स्टूडेंट नॉर द टीचर, क्वेश्चन करा कि न तो छात्र न ही शिक्षक प्रेजेंट उपस्थित थे। अब यहाँ पे फिल किया जाएगा, वेयर का प्रयोग किया जाएगा, तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज, यानी कि आमों की गुणवत्ता नॉट गुड, अच्छी नहीं है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा द क्वालिटी ऑफ द मैंगो वाज नॉट गुड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का हो गया। अगला 25 का रहा कि ईच बॉय एंड ईच गर्ल गिवन ए प्राइज, प्रत्येक लड़के और प्रत्येक लड़की को जो है क्या मिला, पुरस्कार दिया गया। तो ईच बॉय एंड ईच गर्ल यहाँ पे प्रयोग कर देंगे हैज का, हैज गिवन अ प्राइज। नेक्स्ट है 26 के मेनी ए स्टूडेंट, कई छात्रों को जो है फाउंड इट डिफिकल्ट, ये कठिन लगा क्या, तो यहाँ पे प्रयोग हो जाएगा हैज का, मेनी ए स्टूडेंट हैज फाउंड इट डिफिकल्ट। द कमेटी, समिति जो है डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, अपनी राय में क्या है वो विभाजित थी, तो कमेटी वेयर हो जाएगा। कमेटी का मतलब जाने तो सिंगुलर तो है नहीं, तो वेयर हो जाएगा डिवाइड इन देयर ओपिनियन, अपनी राय में विभाजित थी। अब नेक्स्ट देख रहे हैं चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन। यहाँ पे जो है रूपांतरित करने के लिए जो विकल्प दिए गए, यहाँ पे ओरिजिनल सेंटेंस है कि ही इज टू प्राउड टू बेग, यानी कि उसे भीख मांगने, अब यहाँ पे रिमूव टू कह रहा है कि टू को हटाना है, तो यहाँ पे उसे भीख मांगने में बहुत क्या है, घमंड है, ही इज टू प्राउड टू बेग, तो यहाँ पे जो हो जाएगा प्रयोग ही इज सो प्राउड दैट ही कैन नॉट बेग, यानी कि उसे इतना घमंड है कि वो भीख नहीं मांग सकता, ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है जो सेंटेंस यहाँ पे कि एज सुन एज द थीफ सा द पुलिस ही रैन अवे, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा वह भाग गया, तो यहाँ पे बिगिन विथ नो सूनर। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या कह रहा है कि नो सूनर डिड द थीफ सी द पुलिस देन ही रैन अवे, जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा वह क्या हुआ, भाग गया। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि जल्दी से के प्रयोग जब होता है तो उसको जब हम प्रेजेंट करते हैं उसको दिखाने के लिए क्या करते हैं कि क्रिया के तुरंत बाद दूसरी क्रिया होती है, तो इसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब होती है इसके विषय में यहाँ पे जैसे दिया नो सोनर, यानी कि पुलिस को देखते ही चोर भागा, यानी कि एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया का जो है यहाँ पे प्रयोग हुआ है। अगला कि जो सेंटेंस है कि वेरी फ्यू पोएट्स आर एज ग्रेट एज टेनिसन, टेनिसन जितने महान कवि बहुत कम है, तो यहाँ पे जो चेंज इनटू सुपरलेटिव डिग्री कह रहा है कि यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री में बदलना है कि वेरी फ्यू पोएट्स आर एज ग्रेट एज टेनिसन, टेनिसन जितने महान कवि बहुत कम है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा टेनिसन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट, यानी कि टेनिसन सबसे महान कवियों में से एक हैं। यहाँ पे जब तुलनात्मक की बात की जाती है, यानी कि जितना महान यहाँ पे उपयोग किया गया सेंटेंस में, तो यहाँ पे अक्सर देखने को मिलता क्या, अतिशयोक्ति होती है, तो सबसे महान में से एक का उपयोग यहाँ पे किया गया है। अगला है कि जो सेंटेंस दिया गया ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, चेंज इनटू पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है, तो दरवाजा खोलो कह देंगे लेट द डोर बी ओपन, दरवाजा खुलने दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे निष्क्रिय सेंस में क्या होता है, जब आज्ञात्मक सेंटेंस होता है तो वहाँ पे जो शुरू करते हैं वो चलो शब्द से शुरू करते हैं, जैसे लेट द डोर बी ओपन, दरवाजा खुलने दो। अगला है कि ही सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट, इसको भी इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे कि जैसे मैं बाजार जा रहा हूँ, अब इसको उसने क्या किया, ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू द मार्केट, उसने कहा कि वह बाजार जा रहा है, यानी कि जब भी कोई रिपोर्टिंग क्रिया के अनुसार जो है प्रोनाउन और टेंस जो है वो बदले जाते हैं। नेक्स्ट है कि चूज द वर्ड विद द इनकरेक्ट स्पेलिंग, यहाँ पे चेक करना है, तो स्पेलिंग जो यहाँ पे जो है अचीव की जो है वो होगी, इनकरेक्ट स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद जो है 34 में भी उसी चीज़ को चेक करना है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा सेपरेट वाली की स्पेलिंग हो जाए बी वाला हो जाएगा, इसकी इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 35 में कमेटी की इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 36 में वोकेजन्स की जो है इनकरेक्ट है, इसको आप कमेंट में पिन करिएगा क्या क्या जो है राइट स्पेलिंग्स होंगी। और वोकेजन वगैरह का मतलब तो आप मीनिंग समझ रहे हैं कि अवसर पे कहते हैं। और उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है अगला है नेसेसरी, नेसेसरी का जो है ये ऑप्शन बी होगा। और चूज द ऑप्शन द करेक्टली पंचुएट द गिवन सेंटेंस, पंचुएट भी आता है एग्जाम में, तो उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे जो है क्वेश्चन कह रहा है कि द स्पीकर बिगिन, वक्ता ने शुरू किया, फ्रेंड्स रोमन्स कंट्रीमैन लेंड मी योर ईयर्स। अब यहाँ पे कह रहा है वक्ता ने शुरू किया मित्रों, यहाँ पे देखिए लगा है, फिर रोमन्स, फिर कंट्रीमैन यानी कि देशवासियों, मुझे अपने लेंड मी योर ईयर्स, अपने कान क्या दो, उधार दो। तब यहाँ पे दुखी सही क्या होगा, द स्पीकर बिगिन, यानी कि वक्ता ने शुरू किया, फ्रेंड्स रोमन्स कंट्रीमैन, मित्रों रोमन
लेंड मी योर ईयर्स, मुझे अपना कान उधार दो। तो यहाँ पे जो है ये जो है राइट हो जाएगा। अगला जो है डिस्पाइट द रेन वी डिसाइडेड टू गो फॉर अ वॉक, बारिश के बावजूद जो है करा डिस्पाइट द रेन, बारिश के बावजूद जो है वी डिसाइडेड टू गो टू फॉर अ वॉक, हमने टहलने जाने का फैसला किया, टहलने का फैसला किया। तो यहाँ पे हो जाएगा डिस्पाइट द रेन, यानी कि क्या हो जाएगा इसका, बारिश के बावजूद वी डिसाइडेड टू गो फॉर ए वॉक। तो अब यहाँ पे वी डिसाइडेड टू गो फॉर अ वॉक हो गया डिस्पाइट द रेन। तो यहाँ पे देखिए यहाँ नहीं लगा तो यहाँ पे लगाया जाएगा। इस तरह से सेंटेंस जो है पंक्चुएट किए जाते हैं। अगला है कि सी बॉट एप्पल्स बनानास एंड ऑरेंज फ्रॉम द मार्केट, कह रहा है कि उसने बाजार से सेब केले और संतरे खरीदे। तो अब यहाँ पे जो सेंटेंस सही होगा सी बॉट एप्पल्स, तो यहाँ पे देखिए एप्पल्स खरीदा, बनानास खरीदा, केला खरीदा और संतरे खरीदे। तो ये राइट पंक्चुएट हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कहाँ पे, यहाँ पे देखिए जबकि नहीं लगा किसी में, इसको लगाया जाएगा एप्पल्स के साथ, उसके बाद बनाना खरीदा, एंड की बाद सेंटेंस को लिख देंगे एज इट इज। अगला कह रहा है कि हु इज़ देयर ही विस्पर्ड नेवर्सली, वहाँ जो है कौन है, उसने घबराहट से जो है ये क्या किया, फुसफुसाया। तो वहाँ कौन है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ही विस्पर्ड नेवर्सली। नेक्स्ट देखते हैं, द कंपनीज प्रॉफिट इंक्रीज सिग्निफिकेंटली हाउ वेयर देयर एक्सपेंसेस आल्सो रोज, कंपनी के मुनाफे में काफ़ी वृद्धि हुई। और कह रहा है हाउ वेयर देयर एक्सपेंसेस आल्सो रोज, हालांकि उनके खर्च भी बढ़ गए। तो यहाँ पे अब देखिए द कंपनीज प्रॉफिट इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंटली के बाद जो है इसका हम प्रयोग करेंगे। इसकी एक वीडियो आपको देंगे कि जो है पंक्चुएट में ये इसका सेंस क्या होता है, एग्जैक्ट एक चीज़ जो है डिस्क्राइब करेंगे, उसकी वीडियो आपको कल तक मिल जाएगी। तो वहाँ से आपको और इजी लगेगा पंक्चुएट करने के लिए। तो इसलिए जो है उस वीडियो के इंतजार कल तक जो अपलोड हो जाएगी। हाउ वेयर में जैसे ये कामा का प्रयोग किया, तो इस कामा का प्रयोग कब करते हैं, यानी सेंटेंस से क्या कहना चाहता है कि वहाँ इस कामे का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से वो वीडियो जो है कंप्लीट हो जाएगी। आज तो सब कल अपलोड कर दिया जाएगी। तो वहाँ से पंक्चुएट अगर उसको देख लेंगे तो पंक्चुएट कभी भी गलत आप नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन जो क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में आ गए हैं, इसको देखते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में कह रहा है कि ही सेड आई एम बिजी नाउ, उसने कहा मैं अभी व्यस्त हूँ। तो ही सेड दैट का यहाँ प्रयोग कर देंगे, ही वॉज बिजी देन, उसने कहा कि, यहाँ पे दैट का प्रयोग कर देंगे कि ही वॉज बिजी देन। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स को लेकर के भी एक वीडियो आपको देखने को मिलेगी, बहुत ही कम समय की होगी, 10 मिनट से कम होगी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और 10 मिनट में एक्टिव पैसिव की वीडियो होगी। जो एग्जाम ओरिएंटेड आपसे क्वेश्चंस वो गलत नहीं होंगे, तो उसका भी वीडियो आपको जल्द मिलेगा। अगला है कि सी सेड टू मी यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि उसने मुझसे कहा कि तुम मेरे सबसे अच्छे क्या हो, बेस्ट फ्रेंड हो, अच्छे दोस्त हो। इसका हो जाएगा शी टोल्ड मी दैट आई वाज हर बेस्ट फ्रेंड। यहाँ पे आपको बता दें कि जब ये बताया जाता है, संबोधित को जो है यहाँ पे बदल देंगे सेंटेंस को, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो इस प्रकार से सेंटेंस में जैसे दैट का प्रयोग किया, शी टोल्ड मी का प्रयोग किया, और उसके बाद यू की जगह आई का प्रयोग किया, वाज का प्रयोग किया, तो किसके अकॉर्डिंग सेंटेंस बदलता है, इसके लिए बहुत ईजी वे में जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट की वीडियो भी अपलोड होगी चैनल पे। पढ़ते हैं सेनानी में एंटानिम देखते हैं। अबेंडन मीन्स क्या होता है, त्याग होता है, तो इसका जो है फारसिक हो जाएगा। उसके बाद एडामेंट मीन्स क्या होता है, इसका मतलब जो होता है अडिग होना, तो इसका जो राइट हो जाएगा ऑब्स्टिनेट हो जाएगा, यानी कि जिद्दी होना। एडवर्सिटी मतलब होता है प्रतिकूलता, तो यहाँ पर 47 का हो जाएगा प्रतिकूलता, और प्रतिकूलता का जो हो जाएगा वो हो जाएगा मिसफॉर्चून, यानी कि क्या हो जाता है, दुर्भाग्य। अब एंटोनिम्स थोड़ा सा दिया गया है यहाँ पे। एक्विट का मतलब होता है दोष मुक्त, तो कन्विक्ट का मतलब होता है दोषी। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है, कृत्रिम, तो जेन्युइन का मतलब होता है असली। नेक्स्ट 50 जो है बारबेरियस मीन्स क्या होता है, असभ्य कह सकते हैं। सिविलाइज्ड मीन्स होता है सभ्य। अब फॉर्जिन एक्सप्रेशंस के भी क्वेश्चंस जो है डाले गए, ये भी पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा जो है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस एडहॉक, एडहॉक को सबसे अच्छी तरह परिभाषित कौन करता है, यानी कि फॉर स्पेसिफिक पर्पज और सिचुएशंस, किसी विशिष्ट उद्देश्य या स्थिति के लिए जो है एडहॉक। अल्मा मीटर क्या होता है, अब यहाँ पे पूछा अल्मा मीटर का अर्थ क्या होता है, तो अल्मा मीटर का जो अर्थ होता है कि द स्कूल और यूनिवर्सिटी वन अटेंडेंट, यानी कि वह स्कूल या विश्वविद्यालय जहाँ कोई पढ़ता था। अगला है कि व्हाट डज बोनाफाइड, बोनाफाइड के मीन्स क्या होता है, तो बोनाफाइड का अर्थ होता है जैसे इन गुड फेथ, सद्भावना से होता है। नेक्स्ट की जो है कार्टी ब्लेंच का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब होता है अनकंडीशनल अथॉरिटी और फ्रीडम टू एक्ट, यानी कि बिना शर्त अधिकार या कार्य करने की स्वतंत्रता होती है।
नेक्स्ट 55 व्हाट इज द मीनिंग, आप जो यहाँ पूछा गया है मीनिंग जो पूछा गया वो पूछा गया है सेटेरिस पैरिबस की जो है मीनिंग्स। तो यहाँ उसकी मीनिंग हो जाएगी अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, यानी कि अन्य चीज़ें जो है समान होने पर जो। अब अगला देख लेते हैं, ये इडियम्स एंड फ्रेजेस है। टू बाइट द बुलेट मीन्स, यानी कि गोली खाने का मतलब क्या होता है कि टू फेस अ डिफिकल्ट और पेनफुल सिचुएशन विथ करेज एंड स्ट्रेज, यानी किसी कठिन या दर्दनाक परिस्थिति का सामना जब साहस और धैर्य के साथ करते तो उसके लिए प्रयोग करते टू बाइट द बुलेट। टू कॉल इट अ डे मीन्स क्या होता है, यानी कि क्या इसका मतलब होता है कि इसे एक दिन। टू कॉल इट डे मीन्स मतलब इसे एक दिन कहने का मतलब जो होता है, यानी कि टू स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग, किसी काम पर काम करना बंद करना। अगला है टू बी इन द सेम बोट मीन्स, यानी कि एक ही नाव में होने का मतलब क्या होता है, टू बी इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन, इसका अर्थ हो जाएगा एक ही कठिन परिस्थितियों में होना। अगला है कि हम यहाँ पे देखेंगे जो है नेक्स्ट वाला चूज द बेस्ट जो है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द प्रोवर्ब्स को देखेंगे। प्रोवर्ब्स भी पूछा जाता है। अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बस, हाथ में एक पक्षी जंगल में दो पक्षियों से बेहतर है। तो कह रहा कि इट इज वाइजर टू होल्ड ऑन टू समथिंग यू हैव फॉर सर्टेन देन टू रिस्क लूजिंग इट बाय ट्राइंग टू गेट समथिंग बेटर। इसमें कह रहा है कि किसी ऐसी चीज को थामे रखना, मतलब इसका क्या होगा, अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बस, हाथ में एक पक्षी जंगल में दो पक्षियों से बेहतर है। इसका अर्थ ये जो है किसी ऐसी चीज को थामे रखना, इट वाइज टू होल्ड वन टू समथिंग यू हैव, जो आपके पास है, सर्टेन देन टू रिस्क लूजिंग, यानी कि उससे बेहतर कुछ पाने की कोशिश करके उसे खोने का जोखिम जो है उठाने से बेहतर है। अगला देखते हैं 60 कह रहा का रोलिंग स्टोन गेदर्स नो मूव्स, यानी कि लुढ़कते पत्थर पर काई नहीं जमती, इसका मतलब ये हो जाएगा, इसका सेंस ये निकलेगा अ पर्सन, एक जो व्यक्ति जो है वो कीप्स मूविंग एंड डज नॉट सेटल डाउन विल नॉट एक्यूमुलेट वेल्थ, जो व्यक्ति चलता रहता है और स्थिर नहीं रहता है वो क्या करता है, वेल्थ पोजिशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि धन संपत्ति और जिम्मेदारी वो क्या करता है, जमा नहीं कर पाता। अगला है एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। नेक्स्ट कह रहा है कि जो यहाँ पे एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, क्रियाएं शब्दों से ज्यादा जोर से बोलती हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा व्हाट समवन डज इज मोर सिग्निफिकेंट देन व्हाट दे से, कोई व्यक्ति जो करता है वह उससे कहे से अधिक जो क्या होती है, इंपॉर्टेंस होती है। अब सेंटेंस कंप्लीशन यहाँ पे भी पूछा जाता है सेंटेंस को वाक्य जो पूरा करने के लिए। तो वाक्य यहाँ दिया गया द स्पीकर परस्यूव्स आर्गुमेंट मैनेज टू द ऑडियंस, वक्ता के प्रेरक तर्कों ने दर्शकों को अब यहाँ पे करने में कामयाबी हासिल की। तो यहाँ पे कन्विंस हो जाएगा। तो जो वक्ता होता है दर्शकों को जो प्रेरक तत्व क्या करता है, कन्विंस करता है, आश्वस्त करता है। तो राइट बी हो जाएगा। डिस्पाइट द हेवी रेन द टीम डिसाइडेड टू, भारी बारिश के बावजूद टीम ने जो है विद देयर आउटडोर प्रैक्टिस, आउटडोर अभ्यास के साथ करने का फैसला किया। तो क्या यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा, प्रोसीड, यानी कि इसके साथ ही जो आगे बढ़ने का फैसला किया टीम ने। द ओल्ड हाउस हैड अ मिस्टीरियस, अपने पुराने घर में जो है एक रहस्यमय, दैट मेड पीपुल फील अनईजी, जिससे लोग असहज महसूस करते हैं। तो क्या होता है, एम्बियंस होता है, माहौल होता है। नेक्स्ट करा कि हर स्माइल एंड वार्म ग्रीटिंग इमीडिएटली पुट एवरीवन एट ईज। तो इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उसकी स्माइल मतलब मुस्कान एंड वार्म ग्रीटिंग और गर्मजोशी से जो है भरे अभिनंदन, एवरीवन एट ईज ने तुरंत सभी को क्या कर दिया, सहज कर दिया। तो यहाँ पे रेडियंट भरा जाएगा, यानी कि उसकी उज्जवल मुस्कान और गर्मजोशी से जो भरे अभिवादन ने तुरंत सभी को क्या कर दिया, असहज कर दिया। अब हम नंबर ब्लैंक को देखेंगे यहाँ पे रिक्त स्थान के लिए जो है। शेक्सपियर ट्रेजिक हीरो हेमलेट इज नोन फॉर हिज एंड प्रोक्रेटिनेशंस, यानी कि शेक्सपियर के दुखद नायक ट्रेजिक हीरो और हेमलेट अपनी टाल मटोल के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए, यहाँ पे इंट्रोस्पेक्टिव नेचर, यानी कि आत्मनिरीक्षण स्वभाव जो होता है। 67 का वर्ड्सवर्थ पोएम टिंटन एबे एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ द रिलेशनशिप्स बिटवीन नेचर एंड, वर्ड्सवर्थ की कविता जो टिंटन एबे है प्रकृति और किसकी बात करती है, इमेजिनेशन की, कल्पना की, के बीच जो है संबंध के विषय में खोज करती है। अगला है कीट्स आर्ट एंड गर्सियन अनफेमसली ends with the lines beauty is truth, truth beauty that is all no on earth and all you need to, इसको कंप्लीट करना है। तो ये कह रहा है कि ओड ऑन ग्रीसियन अर्न जो है इन पंक्तियों के साथ समाप्त होती कि क्या होता है, ब्यूटी इज ट्रुथ, सौंदर्य जो है सत्य है, ट्रुथ ब्यूटी सत्य सौंदर्य है, दैट इज ऑल यही सब है, ए नो ऑन अर्थ तुम पृथ्वी पर जानते हो, एंड ऑल ए नीड टू
और तुम्हें करने के लिए क्या यहाँ पर नो, नीड नो भरा जाएगा यहाँ पे। अगला चार्ल्स लैम्ब इज बेस्ट नोन फॉर हिज एसेज पब्लिश्ड अंडर द पेस्टोडियन, यानी कि जो अपने छद्म नाम से चार्ल्स लैम्ब ने जो है प्रकाशित उनके निबंध को जाना जाता तो क्या था, एलिया। अगला देखते हैं सेंटेंस अरेंजमेंट भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे सेंटेंस दिए गए हैं 4 और इसको ABCD के फॉर्म में करना, तो इसको आप एक बार देख लीजिए, अर्थ बताते इसके बाद आप सीक्वेंस मिला लीजिएगा। इट प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटीज फंक्शन, यह समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। इट प्रोवाइड फ्रेमवर्क, एक रूपरेखा प्रदान करता है फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ इंडिविजुअल एंड सोसाइटीज फंक्शन, यानी कि व्यक्ति और समाज कैसे कार्य करते हैं। दूसरा कह रहा है कि सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोशल बिहेवियर, समाजशास्त्र जो है वो मानव सामाजिक व्यवहार एंड इट्स ओरिजिन, मानव सामाजिक व्यवहार इसकी उत्पत्ति, इसके लिए डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन, विकास संगठन और संस्थाओं का अध्ययन है समाजशास्त्र। नेक्स्ट कह रहा है कि इट एग्जामिन्स सोशल इशूज, ये सामाजिक मुद्दों, सोशल चेंजेस, सामाजिक परिवर्तन एंड द सोशल कॉजेज, और जो है सामाजिक परिवर्तन और मानव व्यवहार एंड कॉन्सिक्वेंस द ह्यूमन बिहेवियर, मानव व्यवहार के जो सामाजिक सोशल कॉजेज होते हैं, सामाजिक कारण जो होते हैं, परिणामों को क्या करता है, ये जांच करता है। और डी वाले में कह रहा है कि देयरफॉर इट प्लेज ए क्रूशियल रोल इन अंडरस्टैंडिंग सोसाइटल चैलेंज, तो ये इसका मतलब कह रहा है कि इसलिए यह सामाजिक चुनौतियों को जो है संबोधित करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अगला हो जाएगा इसमें BADS, यानी कि जो बी होगा ये पहले नंबर पे होगा, ये दूसरे नंबर पे होगा, तीसरे पे ये होगा, चौथे पे ये होगा। पहला क्या होगा कि समाजशास्त्र के बारे में बात हो रही, तो पहले समाजशास्त्र किस चीज़ का अध्ययन करता है ये हो जाएगा। दूसरे में क्या करता है कि रूपरेखा कौन सी प्रोवाइड करता है। फिर तीसरे में हम बात कर लेते हैं कि जो चुनौतियां होती है उसको कैसे संबोधित करता है। फिर लास्ट में एग्जामिन की बात कर रहा है, तो ये लास्ट में आ जाएगा, तो राइट ऑप्शन BADC हो जाएगा। अगला 71 जो है इसमें कह रहा है दिस कैन लीड, यानी कि इसमें जो होगा राइट ऑप्शन जो होगा वो तो BDC होगा, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा और ये होगा चौथा। तो यहाँ पे पहला क्यों हुआ, पहले का अर्थ ये होता है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि प्रभावी संचार इन्वॉल्व्स नॉट ओनली क्लियर एक्सप्रेशन बट आल्सो एक्टिव लिसनिंग, यानी कि प्रभावी संचार जो होता है न केवल स्पष्ट अभिव्यक्त करते हैं बल्कि क्या करते हैं, सुनने की भी जो है शामिल होते हैं सक्रिय तौर पे। उसकी बात कर रहा है डी वाले में कि कंसिक्वेंटली फोस्टरिंग गुड कम्युनिकेशन स्किल इज एसेंशियल इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, यानी कि कॉन्सिक्वेंसली मतलब परिणाम स्वरूप जो है जीवन का जो सभी पहलुओं को अच्छे संस्कार कौशल को बढ़ावा देना आवश्यक है। तो संचार की जब बात, तो क्वेश्चन को जब भी आप कनेक्ट करिएगा तो उससे मिलता जुलता जब कनेक्ट करेंगे तो इजी वे में आपको लगेगा, तो यहाँ पे BDC हो जाएगा। अगला जो है यहाँ पे दे रहा डिफरेंट कल्चर के बारे में बात कर रहा, तो इसके जो राइट ऑप्शन हो जाएंगे, यानी कि विभिन्न जो संस्कृतियाँ हैं ABCD हो जाएगा। तो पहले में कह रहा है डिफिकल्ट कल्चर है यूनिक कस्टम्स ट्रेडिशंस एंड बिलीव्स, जो विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों में रीति रिवाज परंपराएं और मान्यताएं होती हैं। कल्चरल डाइवर्सिटी इन रीच, यानी कि सांस्कृतिक विविधता विभिन्न दृष्टिकोण, वर्ड बाई ऑफरिंग ए वैरायटी ऑफ पर्सपेक्टिव एंड एक्सपीरियंसेज, वो अनुभवों की पेशकश जो हमारी दुनिया को क्या करती है, समृद्ध बनाती है। नेक्स्ट करेक्ट अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिशिएटिंग दिस डिफरेंस इज क्रूशियल फॉर फोस्टरिंग टॉलरेंस एंड रेस्पेक्ट, यानी कि जो सहिष्णुता की बात यहाँ पे कर रहा है कि जो सम्मान को बढ़ाने के लिए जो है और उनके जो अंतर होते हैं, डिफरेंसेस जो होते हैं उसको समझने के लिए एक क्या कहते हैं टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट, यानी कि सराहना पूर्व इंपॉर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। तो ABCD यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला जो है 73 में भी जो है आपको यहाँ पे मिलाना है, तो यहाँ पे हो जाएगा BACD हो जाएगा। BACD का अर्थ जान लेते हैं। B का मतलब कह रहा है कि लैंग्वेज अलाउ अस टू एक्सप्रेस आवर थॉट, भाषा हमें अपने विचारों और भावनाओं को, क्या आइडियाज़ को, फीलिंग को व्यक्त करने की अनुमति देता है, राइट हो जाएगा। अब इसके बाद जब इसको ऐड करेंगे तो हमें ये बताना पड़ेगा इट इज़ अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन, ये मानवीय संपर्क का एक मूलभूत पहलू होता है, इसलिए लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होती है। फिर तीसरे नंबर पे कहेंगे मोर इवर इट सर्व एज ए टूल फॉर कम्युनिकेशन लर्निंग एंड कल्चर ट्रांसमिशन, यानी कि इसके अलावा संचार जो होता है सांस्कृतिक संचरण और उपकरण का भी क्या करता है, कल्चरल, इसका भी काम करता है। फिर लास्ट में हो जाएगा विदाउट लैंग्वेज सोशल इंटरेक्शन एज वी नो इट वुड बी इम्पॉसिबल, यानी कि भाषा के बिना विदाउट लैंग्वेज सोशल इंटरेक्शन सामाजिक संपर्क एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, इट वुड बी इम्पॉसिबल, हम जानते हैं असंभव होगा। तो लास्ट में हो जाएगा डी, राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे बी। अब देखते हैं जो अगला जो है क्वेश्चन नंबर 74 में पूछ रहा है कि प्ले, यहाँ पे BADC होगा तो पहले बी को ही चेक करते हैं क्या होगा। बी का मतलब कह रहा है कि फॉरेस्ट एंड कार कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम टीमिंग विद द डाइवर्स ऑफ फ्लोरा एंड फाउना, यहाँ पे जो बात हो रही है वो वन के बारे में बात होती है, जो जीव होते हैं पारिस्थितिक तंत्र जो इकोसिस्टम्स होते हैं
विभिन्न विविध प्रकार की जो वनस्पतियाँ होती हैं एक इकोसिस्टम बनाती हैं, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करती हैं। उसके बाद ए में कह रहा दे प्ले विटल रोल इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। सही बात है कि वो पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। उसके बाद जो हो जाएगा डी कि डिफॉरेस्टेशंस देयरफॉर हैज सर्व इन्वायरमेंटल कंसिक्वेंस, यानी कि वनों की कटाई के गंभीर पर्यावरणीय परिणाम है, इसीलिए जो है तो यहाँ पे डी हो जाएगा। उसके बाद सी का हो जाएगा लास्ट में फिर इसके अलावा के मतलब यहाँ पे कारक आवश्यक संसाधन भी वो हमें क्या करते हैं, एसेंशियल रिसोर्सेज जो भी वो भी प्रदान करते हैं। इस प्रकार से BADC हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको ग्रामर का जो टेस्ट दिया गया, इस टेस्ट में जहाँ तक हो सकता है उसको विश्लेषण किया गया, लेकिन एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, सीक्वेंस में आपको ये बताने की कोशिश की गई इस पेपर के माध्यम से कि पेपर के स्टैंडर्ड क्वेश्चन के बहुत हाई फाई नहीं होते हैं। जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस क्वेश्चंस को आपको समझना बहुत जरूरी है कि कैसे टैकल करना है। अब जैसे प्रोवर्ब्स हैं, इडियम्स और फ्रेजेस जो हम लर्न करने की चीज़ है, पैसेज कैसे टैकल करेंगे इसके बारे में, सेंटेंस को फिल कैसे करेंगे इसके बारे में अगर आपको प्रॉब्लम्स होती है तो आप कमेंट में पिन करेंगे। तो एक एक टॉपिक पे वीडियो बनाए, कहाँ पे आप इसका प्रयोग, एम का प्रयोग, वाज का प्रयोग, रिपोजिशन का प्रयोग करते हैं, टेंसेज का प्रयोग कब करते हैं, यानी कि किसी भी फिल इन द ब्लैंक्स को कैसे सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन, इस पर आपका रिस्पांस चाहिए, अगर रिस्पांस आएगा तो इस पर वीडियो आएगी। दूसरा ये है कि पैसेज को टैकल करने का इजी वे क्या होता है कि पहले पैसेज पढ़ें क्या पहले क्वेश्चन पढ़ें, उसके बारे में भी एक वीडियो आपको दे दी जाएगी अगर उस पर रिस्पांस आता है तो। अब बाकी का जितने भी जंबल वर्ड होते हैं उसके बारे में, और जो ये अरेंजिंग होता है PQR या ABCD के फॉर्म किसको कैसे अरेंज करते हैं इसकी भी वीडियो आपको मिलनी चाहिए। जब आप कमेंट में पिन करेंगे अपनी बातों को, आपको नीड हो तो इस पर वीडियो आएगी, अदरवाइज वीडियो कंटिन्यू फॉर्म में लैंग्वेज और लिटरेचर की इंपॉर्टेंस जो है अकॉर्डिंग टू एग्जाम वो आपको वीडियो मिलती रहेगी। तो आप देख रहे थे DGT इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे करते हैं स्टॉप।